नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है प्रवीण झा की लिखी हुई रेनेसां, जिसको इंग्लिश में रेनेसांस कहते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ सम्मिलित हैं अनुराग जी और द्वारिका जी। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। और हमारे साथ अनुराग जुड़े हैं। नमस्कार अनुराग जी। नमस्ते हरी, हाउ आर यू? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये बताने के लिए मैं स्पीकर में जुड़ा था कि आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारी 20 मिनट की घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और सभी का स्वागत है। आज से हम ये नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है किताब घर। मैं हूं अरिसुदन और इस चैनल में हम पढ़ेंगे से ज़्यादा हम चर्चा करेंगे हिंदी किताबों की, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूं उसमें करीब 80% 80% हिंदी किताबें ही होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं पर चर्चा होनी चाहिए, लोगों को पता लगे और मुझे पता लगे कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या अच्छा पढ़ रहे हैं। तो दोनों तरह की जो अनुभव है उसका आदान प्रदान हो, तो इसीलिए चैनल शुरू किया है। और 2 हफ्ते पहले मैंने किताब पढ़ के ख़त्म की थी जिसका नाम हिंदी में तो रेनेसां है, लेकिन अंग्रेजी के रेनेसां वर्ड से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जागरण है। और ये कहानी जो है भारत के एक तरह से नव जागरण का इतिहास है। इतिहास भी नहीं कहेंगे इसको, एक अध्ययन जैसा है। डॉक्टर प्रवीण झा जो इसके लेखक हैं वो नॉर्वे में रहते हैं। नॉर्वे में काफ़ी समय से वो रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हैं और काफ़ी पढ़ते हैं खुद, क्योंकि हम उनको फेसबुक पर फॉलो करते हैं और हमारे वो फेसबुक पर मित्र भी हैं। तो काफ़ी वो किताबों के बारे में चर्चा करते रहते हैं अपने मित्रों के साथ। और अब से करीब 4 साल पहले उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम था कुली लाइन्स। उसकी भी किसी न किसी दिन चर्चा करेंगे। और कुली लाइन्स एक बहुत ही अनूठा सा टॉपिक था गिरमिटिया समाज के बारे में, लेकिन उसकी डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन वो किताब पढ़ के ही पता लगा कि लेखक कितनी रिसर्च करता है, कितनी लाइब्रेरीज में जाकर, कितने अलग अलग जगहों पर, कोर्ट कचहरी में जाकर वो सारे पेपर्स देखना, उनसे वो अलग अलग कहानियां जुटाना कि उस समय क्या होता था। और इसी तरह की ये किताब है रेनेसां। तो रेनेसां में करीब शायद 11 चैप्टर्स हैं, 10 या 11 चैप्टर्स हैं। ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। अगर आप हिंदी ठीक ठाक पढ़ते हैं तो इसको 2 या 3 बैठक में आप इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से लिखी है और काफ़ी रिसर्च बेस्ड है। तो इसमें ओपिनियन जैसा तो कुछ भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन या कोई आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली बात हो, वो कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि सीधी सादी फैक्ट बेस्ड बात है कि ऐसा यहाँ लिखा है, ऐसा यहाँ हुआ है, उसके बाद जो हुआ सो हुआ। तो कहानी जो है वो शुरू होती है। सजीव का सवाल है, इज इट नॉवल और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन? ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये एक तरह की रिसर्च बुक है सजीव जी। तो इसमें कोई फिक्शन नहीं है और कोई कहानी नहीं है। जैसे इससे पिछले वाले चैनल में बात चल रही थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, तो एक चैप्टर इसमें गुरुदेव के बारे में भी है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी, वो मेरा पर्सनल पसंदीदा पात्र है, वो है राजा राम मोहन राय, जो ना तो राजा थे, ना पूरी तरह ब्राह्मण ही थे, ना ईसाई ही थे, लेकिन फिर भी जो राजा राम मोहन राय ने काम किए थे उसके बारे में इसमें एक छोटा सा चैप्टर है। और इसी तरह से और 2-3 अलग अलग लोगों के बारे में चैप्टर्स हैं, जैसे विवेकानंद ने क्या किया भारतीय पुनर्जागरण या नव जागरण के लिए, दयानंद ने क्या किया, टैगोर की क्या भूमिका थी। और जब हम मैकाले की इतनी बात करते हैं, जो अंग्रेज थे जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम दिया था 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में, तो उसकी बात होती है। अलग अलग चैप्टर्स हैं इसमें, करीब 11 चैप्टर्स हैं। और शुरुआत जो होती है भूमिका, वो शुरुआत ही बड़ी मज़ेदार है। तो एक तो सबसे पहले प्रवीण झा इस तरह से शुरू करते हैं कि, और मैं इसको शब्दशः पढ़ता हूँ, यूरोपीय यह मानते हैं कि एशिया सो रहा था,
और बड़ी देर से जागा। अगर आप बृहत इतिहास में देखें, यानी अगर आप बिग पिक्चर ऑफ हिस्ट्री देखें, तो भारत यूरोप के करीब 400 साल बाद जागा। और कुछ क्षेत्र तो जागे ही नहीं, कुछ अब तक सो रहे हैं, कुछ जागकर भी अंगड़ाइयां लेते, सुस्ताते, धीमे धीमे चलते रहे। तो ये बात है। और अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस या औद्योगिक क्रांति में इंटरेस्ट लेते हैं, जो पहली क्रांति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, और जो हम चौथी क्रांति देख रहे हैं, जो रोबोटिक्स की क्रांति और एआई की क्रांति है, लेकिन जब पहली दूसरी हो रही थी तो हिंदुस्तान वाकई में एक तरह से सो रहा था, या हमें सुला दिया गया था इंजेक्शन देकर, उसको जिस भी तरह से देखें। लेकिन वो जो समय था, उस समय तक भारत में जो भी कारण रहे, मुगलों का आना, उसके बाद ब्रिटिशर्स का आना, लेकिन हमारी जो औद्योगिक क्रांति थी वो जो यूरोप की डिक्शनरी औद्योगिक क्रांति की है उसमें कहीं से भी फिट नहीं बैठती थी। तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में साइंस नहीं होता था, हिंदुस्तान में बाकायदा साइंस होता था, लेकिन वो हिंदुस्तान का अपने तरीके का विज्ञान होता था। तो इस तरह से ये किताब शुरू होती है, इस तरह इस भूमिका से। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जब एक रोमन को कहा गया कि एक ऐसी संख्या लिखें, और ये अब से कई सौ साल पहले की बात है, कि रोमन एक ऐसी संख्या लिखें जिससे पृथ्वी के सारे रेत, जितनी भी रेत है पृथ्वी पर, उसके सारे कणों को हम गिन सकें, उसकी सारी संख्या हो, वो कितने भी बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन हो सकता है। लेकिन जब रोमन ने वो लिखना शुरू किया तो वो एक दीवार पर एम और एम के बाद एम के बाद एम लिखता चला गया, लेकिन कभी भी वो पूरा नहीं लिख पाया। उसी समय पर जो अफ्रीकी लोग होते थे, उनके लिए सबसे बड़ी संख्या ही 3 का नंबर थी। लेकिन इससे कई 100 साल पहले भारतीय लोग शून्य के रूप में ये जुगाड़ तलाश कर चुके थे कि इतनी बड़ी संख्या को अगर लिखना है तो क्या करना है। जो इसके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, इस किताब में जो 10 या 11 चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से डिवाइडेड हैं कि पहले तो जो कहते हैं कि भारतीय जो सो रहे थे, तो भारतीयों को जगाया किसने? अंग्रेजों की आहट से भारत की नींद खुली। दूसरा कहते हैं कि अंग्रेज लोग हमें हीन भावना का इंजेक्शन दे गए। अगर हम थोड़ा उसमें एनालिटिकल तरीके से उसको देखें तो कई जगह पे वो बात सच भी लगती है। और कुछ तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे ब्रिटिश के कि इस तरह से करना है। ये काम उन्होंने अफ्रीका और काफी सारे दूसरे देशों में भी किया है और आज तक हो रहा है। उसके बाद एक चैप्टर आता है, एक राजा जो राजा नहीं थे, राजा राम मोहन राय का, जो मैंने पहले जिक्र किया। और फिर आता है कि जब हम खुद से नफरत करने लगे, यानी जो हीन भावना का इंजेक्शन था वो अपना काम करने लगा। लेकिन उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान में उस समय अपने तरीके से विज्ञान और दर्शन ये सब कैसे आगे बढ़ रहे थे। और उसी में एक बात है ईश्वर दत्त की, और साथ साथ ईश्वर दत्त के जो एक पैरेलल थे मधुसूदन माइकल, उनकी भी बात है। उसके बाद गुरुदेव की बात आती है, वंदे मातरम लिखने की बात आती है, विवेकानंद और दयानंद के बारे में एक चैप्टर है। इसको सिर्फ हिंदुस्तान का नवजागरण जब हम कहते हैं तो इसको देखने का एक लेंस ये हो सकता है कि हम इसको हिंदू नवजागरण की तरह देखें, लेकिन लेखक यहाँ पर थोड़े सावधान हो जाते हैं। वो हिंदू नवजागरण पर पूरा फोकस नहीं डाल के साथ साथ बात करते हैं कि मुसलमानों के बीच में क्या हो रहा था, मुस्लिम नवजागरण में क्या हो रहा था, तो उसकी भी यहाँ पर चर्चा है। और साथ में ये जो चर्चा है ये उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, थोड़ा नीचे भी जाते हैं हम, मद्रास में जाते हैं, वहां पे क्या हो रहा था नवजागरण के मामले में। तो ये सारे जो हिस्से हैं अलग अलग पूरे भारत के नवजागरण के, उसको काफी अच्छी तरीके से ये कवर करती है। तो शंभवी कहते हैं हिस्ट्री से अवेयर करने वाली बुक, बिल्कुल। और जो हिस्ट्री है ये मतलब पिछले करीब 200 साल वाली हिस्ट्री है। और मेरे ख्याल से हम सबको ये जानना आवश्यक है एक तरह से कि क्या हो रहा था। कुछ हम अपने बारे में हीन भावना का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों के बारे में हम बहुत गर्व भी महसूस कर सकते हैं। अरे क्या बात है, हमारे साथ प्रवीण कुमार झा खुद जुड़ गए हैं। तो वही इस किताब के लेखक हैं। मेरे ख्याल से उनको एक बार हमें अलग से इंटरव्यू करना होगा, लेकिन फिलहाल मैं उनको इनवाइट करता हूं, अगर वो अभी स्पीकर बन सकें। प्रवीण जी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, अगर आपको वो एक्सेप्ट का बटन दिखता है तो आप एक्सेप्ट करके अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छे, प्रवीण जी खुद आ गए। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार अरिसूदन जी। नमस्कार। ये तो बहुत प्लेजेंट सरप्राइज हो गया आपको यहाँ देखना। जी मैंने पहली बार ही ये ऐप देखा तो मैं देख रहा था।
तो हमने सोचा था हम पहले आपकी किताब की चर्चा करते हैं, फिर आपको एक साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं यहाँ पर। जी, आप लोग चर्चा करिए। मैं दरअसल कहीं व्यस्त हो रहा हूँ थोड़ी देर में, तो मैं बस लिंक चेक कर रहा था। ठीक है, ठीक है। आप लोग चर्चा करिए, मैं बाद में भी सुन सकता हूँ ये। हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं आपको इसका लिंक भेजता हूँ। जी, शुक्रिया। थैंक यू और सर। आप लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो क्या बात है, हमारे पहले ही सेशन में लेखक हम खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, इससे अच्छा सरप्राइज क्या हो सकता है। तो इस किताब की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं, और जो पहली कहानी है वो कहानी मतलब उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसी के साथ, इस किताब के साथ आप जुड़ जाते हैं कि अब तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा। और ये कहानी है 1786 की। यहाँ पर बात है सर विलियम जोन्स की, जो कि शायद सुप्रीम कोर्ट में थे वो कैलकाटा में उस समय, जो क्योंकि उस समय तो भारत की जो सारी शक्ति थी अंग्रेजों की, उसका केंद्र एक तरह से कलकत्ता में ही था, वेस्ट बंगाल में था। हमारा जो नवजागरण पुनर्जागरण जो भी कहें, वो भी काफी हद तक वहीं शुरू हुआ, क्योंकि सारी शक्ति वहीं केंद्रित थी एक समय तक। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब विलियम जोन्स सुबह बैठे थे अपना स्नान करके और अंग्रेजी नाश्ता करके, सुबह के 7 बजे थे, और उनका संतरी उनसे आके कहता है कि पंडित रामलोचन आपसे मिलने आए हैं। सर जोन्स कहते हैं कि ठीक है, उनको अंदर भेज दीजिए। अब पंडित रामलोचन उनसे क्यों मिलने आते हैं, ये बड़ी मजेदार बात है। विलियम जोन्स खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन जब रामलोचन के साथ वो बैठते हैं तो स्वयं एक विद्यार्थी बन जाते हैं, और पंडित रामलोचन उन्हें कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के पदों का अर्थ समझाते हैं। तो यहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, वो कालिदास पढ़ रहे हैं पंडित रामलोचन से, और वो भी संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद के साथ। तो ये एक कक्षा होती है, और इसके बाद उनकी एक और कक्षा होती है हमारे न्यायाधीश महोदय की, और उस कक्षा में वो पढ़ते हैं फारसी। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि वो भारतीय संस्कृति को इतना अच्छे से गहराई के साथ सीखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से सीख रहे हैं जो इसका एसेंस, इसका भावार्थ, इसका जो सार तत्व है वो उनको अच्छी तरह से समझा सके। इसके बाद वो अपने कचहरी वगैरह का काम करते हैं, और वहां पर वो अंग्रेजी अफसरों के सामने एक भाषण देते हैं भारतीय संस्कृति पर, हमारे कल्चर पर। और उसमें वो कहते हैं कि संस्कृत भले ही एक प्राचीन भाषा है, लेकिन ये ग्रीक से ज्यादा परिपक्व, लैटिन से ज्यादा समृद्ध है, दोनों ही भाषाओं से ज्यादा परिष्कृत, यानी दोनों से ही ज्यादा मैच्योर भी है। और आगे कहते हैं सर जोन्स कि मैंने दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि पाइथागोरस और प्लेटो के सिद्धांत इनसे कितने मिलते जुलते हैं। मुझे लगता है कि ग्रीस के ज्ञान का स्रोत भारतीय ऋषियों से जुड़ा है, मगर अब करंट हालत में, अभी की हालत में भारतीयों को अगर देखा जाए तो ये विज्ञान में हमारे सामने बच्चे हैं। तो इस बात के साथ वो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं अपने मित्रों के साथ। उस समय इस बात पर जोर दिया जाता था कि जो भी अंग्रेज हैं, और खासकर कि अंग्रेज जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, उनको भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से सीखना होगा अगर भारत पर अच्छी तरह से राज करना है, बिना किसी विरोध के या बिना किसी समस्याओं के। तो यहाँ पर पहला अध्याय जो है वो खत्म होता है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो अंग्रेज किस तरह से हीन भावना का इंजेक्शन देंगे। लेकिन उससे पहले मैं रुकता हूँ। अनुराग जी, आप मेरे साथ स्पीकर पैनल पर हैं, तो आपसे सुनते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। जी थैंक यू। सबसे पहले तो इतनी अच्छी किताब चुनने के लिए धन्यवाद, और वाकई बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। और ख़ासकर जो पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति की तुलना की बात की गई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे पाइथागोरस के बारे में मशहूर है कि वो पश्चिम का पहला वेजिटेरियन था। जिस संस्कृति में कृषि की अवधारणा भारत जैसी स्ट्रांग नहीं थी, परिपक्व नहीं थी, वहाँ पे इतने बड़े फिलोसोफर का शाकाहारी हो जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत का प्रभाव निश्चित रूप से था। तो सिर्फ भाषाई तौर पे नहीं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर भी भारत ने सारी दुनिया को लंबे समय से प्रभावित किया है। और आपने जो रोमन संख्या की बात की, उसने एक और बात याद दिलाई। गैरी कस्परोव ने शायद किसी इंटरव्यू में, मेरे ख्याल से उन्हीं की बात थी, काफ़ी पहले ये कहा था कि ये रोमन आर्किटेक्चर की जो हम बात करते हैं, ये सारी फ्रॉड है। और उनके कहने का आधार ये था कि जो लोग संख्या भी ठीक से नहीं लिख सकते, वो जो जटिल नाप तौल चाहिए
इस आर्किटेक्चर के लिए वो नहीं कर, वो उस गणित से संभव नहीं है। या तो इन लोगों ने जब किया तो भारतीय डेसिमल सिस्टम या भारतीय गणित के सिद्धांत, इनका प्रयोग जरूर कहीं ना कहीं किया गया होगा। जी, बैक टू द बुक। थैंक्स। बिल्कुल, थैंक यू अनुराग जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि ना तो ये किताब आपको बहुत ज्यादा हीन भावना का अनुभव होने देती है, और साथ में कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, लेकिन जो जिस दृष्टि से किताब देखती है तो साफ साफ कहती है कि विज्ञान का एक भारतीय तरीका है, अपना तरीका। अब ये बात जरूरी नहीं है कि वो तरीका यूरोप से मैच करे, जिस तरह से यूरोप में प्रयोग होते थे। हमारे लोग अपने तरीके से करते थे। जैसे अगर हम रामानुजम की बात लें, उनकी जो एक फिल्म आई थी अभी कुछ साल पहले, शायद इन्फिनिटी या इस तरह का कुछ नाम था, तो उसमें अगर देखें तो पता लगेगा कि रामानुजम जितने गणित के लिए समर्पित थे, उतने ही वो अपने धर्म और जो दर्शन है, स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए भी समर्पित थे। और उनके प्रोफेसर इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाते थे कि ये दोनों बातें कैसे एक साथ कर लेता है, कि गणित, विज्ञान और धर्म, भगवान, इन सबको एक साथ लेकर ये इंसान कैसे चल सकता है। जबकि रामानुजम कहते थे कि उनको संख्याएं अपने सपने में दिखती हैं, उनको जितने भी गणित के प्रयोग हैं वो सारे सोते हुए दिखते हैं और सुबह वो उसको उतार देते हैं, और उनको लगता है कि एक तरह से उनका उधार है या उनका ऋण है जो उनको चुकाना है इस तरह की गणित को लिखकर। तो इस तरह का हमारा विज्ञान, इस तरह से हमारी गणित चलती थी जो दोनों हाथ में हाथ डाले चलती थी। और हमारे साथ द्वारका भी हैं। द्वारका, हेलो। एक बात, दो बात कहिए आप। नहीं, एक ही बात। बहुत सुंदर किताब पे बात हो रही है। तो जो आपने बोली ना कि रामानुजम को कैसे सपने में दिखता था, तो हमारे प्राचीन जो हमारी लर्निंग पद्धति रही है सीखने की, उसमें कहा गया है कि श्रवण, स्मरण, मनन, चिंतन और ध्यान, तो सबसे बड़ी बड़ी जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो बड़ा बड़ा काम हुआ है, वो ध्यान अवस्था में ही हुआ है, जहां से नॉलेज के पार जब आप चले जाते हो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में जब आप चले जाते हो, तब बहुत बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं और बड़ी बहुत सारी चीजें हुई हैं उस लेवल पे जहां पे आप नॉलेज से भी, जो नॉलेज, वेस्टर्न फिलॉसफी विल ऑलवेज लीव अप टू नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज एंड देन विजडम, व्हाटएवर, बट देन दिस इज वेयर Indian experimentation and those things have come up. तो वो थोड़ा सा एक मेरे को लगा क्विकली बता दूं कि ये वो ध्यान अवस्था में जब जो चीजें निकली हैं, वो उनका पार बहुत अलग होता है जो एक बाकी दर्शन से चीज निकलती है। थैंक यू। धन्यवाद द्वारिका। और आपने जो कहा दर्शन, स्मरण, तो मैं मन में सोच रहा था, थोड़ी व्यंग्य वाली बात है कि हम लेखन कहना भूल गए, तो हम उतना लिख नहीं पाए चीजों को, या लिखकर उनको सुरक्षित नहीं रख पाए। हाँ, वो क्योंकि स्मरण था ना, हमारी श्रुति में चलता था। हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो था वो श्रुति में चलता था, बरस बरस वही, सालों साल वही चला, लिखा कम गया, और फिर जो लिखा गया वो तो फिर जला दिया गया, तो वो अलग कहानी है। वो अलग कहानी है, तो उसमें नहीं जाएंगे। उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन श्रवण स्मरण के चलते भी हमने काफी कुछ रिटेन कर लिया, वो एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि कहते हैं कि महाभारत तो सारी वो श्रुति के सहारे ही चलती आई है। और हिमांशु कह रहे हैं कुली लाइंस भी बड़ी चर्चा में। हाँ हिमांशु, हमने उसी किताब से बात शुरू की थी, ये पहली किताब थी डॉक्टर झा की, और उसके बारे में भी किसी दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल अपनी किताब पर वापस आते हैं। और अगर अब देखें, अगर अंग्रेजों के या यूरोपियन पुनर्जागरण के हिसाब से देखें, उस दृष्टि से अगर देखा जाए, तो उनके हिसाब से तो भारत पिछले 20-25 साल में ही जागा है। अगर अंग्रेजों की बात सुने तो वो कहेंगे कि आजादी के बाद भी भारत नहीं जागा। चर्चिल तो कह ही गए थे कि अगर हमने भारत को छोड़ दिया तो इस देश का तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन फिर भी हम तो अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस किताब से मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। टैगोर के बारे में तो हम अभी काफी सुन चुके हैं, हमने पिछले सर्किल में टैगोर के बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन सबसे खास बात यह कि टैगोर के घर में सारे लोग ही, जैसे एक टर्म है आजकल अचीवर, सारे लोग ही अचीवर थे अपने अपने क्षेत्रों में। और टैगोर सबसे छोटे होने के नाते या तो उनपे परफॉर्मेंस प्रेशर तो नहीं कहेंगे था, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से किया जो किया। अपने तरीके से उन्होंने कविताएं लिखी, चित्रकलाएं तो बहुत बाद में जाके बनाई, और उन्होंने अपने तरीके से उस पुनर्जागरण में सहयोग किया।
और इस पे ना एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा कि जो पहले की शिक्षण हमारी पद्धति थी, जो वेस्टर्न 200 साल में लौट के वापस हमारे देश में अब घुस गई है, इट्स कॉल्ड लिबरल आर्ट्स और लिबरल एजुकेशन। आप पहले के जमाने में देखिए, एवरीबडी, वो सारे के सारे लोग ना सारी विधाओं में पारंगत होते थे। हमारे 64 कलाएं बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक आदमी पारंगत हुआ है, वो श्री कृष्णा। इवन श्री राम भी 16 या 18 कलाओं में पारंगत थे। तो ये वो पुरानी शिक्षण पद्धति आपको सारी चीजें सिखाती थी, आपको कला भी सिखाती थी, आपको दर्शन शास्त्र भी सिखाती थी, बाकी चीजें भी सिखाती थी। तो इसलिए लोग बाग इतनी सारी चीजों में पारंगत होते थे। अभी हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया है, बहुत फोकस, बहुत नैरो एक चीज हम करते हैं। और हमारी एजुकेशन सिस्टम, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये सारी चीजों का प्रॉब्लम है, जो हमारी पहले वाली एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता था। वो सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल। और द्वारिका, जैसे महाभारत का ही अगर हम उदाहरण लें तो पांडव जो थे वो अलग अलग विधाओं में पारंगत थे। जैसे भीम गदा चलाने में, युधिष्ठिर भाले में, अर्जुन धनुर्धर। लेकिन कहते हैं कि जो कर्ण थे वो इन सब कलाओं में अकेले पारंगत थे। वो धनुष अर्जुन से अच्छा चला सकते थे, गदा भीम से अच्छी चला सकते थे, भाला युधिष्ठिर से अच्छा संभाल सकते थे, पशु पक्षियों से और दवाइयों की बातें, भूत और भविष्य की बातें नकुल सहदेव से ज्यादा अच्छा कर सकते थे। आखिर बड़ा भाई होता है ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुंती को वचन दिया था, तो उनका झगड़ा अर्जुन तक सिमट के रह गया था कि किसी भी हालत में आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो शायद उस आदर्श का कर्ण पालन करते रहे। लेकिन अभी हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा दूर चले गए। लेकिन वापस इस किताब पर अगर आए तो राजा राममोहन राय का जो मैंने जिक्र किया पहले, कि उनके बारे में कहते हैं कि एक विलियम एडम थे, जिनकी एक कोट है इस किताब में, कि राजा राममोहन जो थे वो ईसाई के समक्ष ईसाई थे, हिंदू के समक्ष हिंदू थे। एक बात जरूर थी कि वो मूर्ति पूजन का घोर विरोधी था, लेकिन साथ साथ वो अपने ब्राह्मण अधिकार भी नहीं खोना चाहता था। अन्यथा अगर वो ऐसा करता तो अपनी जाति, अपनी संपत्ति और इन सब से बढ़कर अपना प्रभाव खो देता। और अगर वो अपना प्रभाव खो देते तो वो सब नहीं कर पाते जो राजा राममोहन राय कर गए थे। तो काफी लोग हैं जो उनके बारे में स्टडी करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। वो कहते हैं कि राजा राममोहन राय तो ब्रिटिश एजेंट थे, लेकिन इस बात का कोई खास सबूत नहीं दे पाते, क्योंकि राजा राममोहन राय दोनों के साथ काम करते थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे से जुड़े रहे, वो काफी ब्राह्मण ग्रुप्स के साथ जुड़े रहे, लेकिन वो इन सबके साथ मिलकर पुनर्जागरण का काम करते थे। जैसे बहुपत्नी का जो सिस्टम था कि एक आदमी ज्यादा शादियां कर सकता है, एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, उसको उन्होंने बंद करवाया। और इस तरह के काफी उन्होंने सुधार करवाए जो कुरीतियां हमारे समाज में थी। आई थिंक विधवा विवाह भी उन्होंने शुरू कराया था शायद, और हाँ, बाल विवाह को रुकवाने की कोशिश करी थी। जो बाल विधवाएं हो जाती हैं, उनके साथ भी आई थिंक उनका वो चालू किया था उन्होंने। बिल्कुल। और साथ में एक और बात है कि राजा राममोहन राय को ब्रिटिश लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उनकी भाषा बोलते थे और उन्हीं की तरह की और उनसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश वो बात अपने लेटर्स में लिखते थे। तो बाद में गांधी ने भी वही तरीका अपनाया कि उसी अंग्रेजों से अगर बात करनी है तो उसी तरह से बात करनी है, उनसे भी अच्छी इंग्लिश में बात करनी है, तभी वो लोग समझ पाएंगे। तो यहीं हम रोकते हैं अपनी चर्चा, हमारे पास 20 सेकंड्स के करीब बचा है। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते हम किसी और किताब की चर्चा करेंगे। तब तक एनी लास्ट वर्ड्स? अनुराग, द्वारिका, प्रज्ञा? एक छोटी सी बात अभी याद आई आधुनिक समय की। खुशवंत सिंह को किसी ने कहा था कि आप सिख आतंकवाद का, खालिस्तान का विरोध करते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो उनका कहना यही था कि सिखिज्म के बारे में जितना मैं जानता हूँ वो ये लोग क्या। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी नमिता गोखले जी की लिखी हुई राग पहाड़ी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।